नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हमारे देश में अद्भुत दौर चल रहा है, जिस दौर में हमारे प्रधानमंत्री का सच विदेश से आता है, विदेश वाले बताते हैं। हमारे देश की पॉलिसीज विदेश में तय होती हैं। हमारे देश के फैसले विदेश में लिए जाते हैं और ऐलान भी विदेश से होता है। अरे लिए जाए तो ठीक है, ऐलान तो यहां से कर दो, ऐलान भी विदेश से होता है। अद्भुत दौर है। और उससे भी गजब ये है कि इस दौर में भी कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, मोदी जैसा कोई नहीं, हर हर मोदी घर घर मोदी, राष्ट्रवाद का दूसरा नाम मोदी। ये उस दौर में कहा जाता है। ये गजब है। अब सोचिए, कल शाम में जितनी हमारी मीडिया है, पालतू गोदी, ये सब ने खूब डंका बजाया। मतलब जूस पी के, नारियल पानी पी के खूब डंका बजाया कि मोदी जी ने गजब कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान को फोन किया और फोन पर ईद की शुभकामना दी, और उसके बाद डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान की क्लास लगा दी। कहा कि ये जो आप अटैक कर रहे हैं, मतलब जो भी ठिकानों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बहुत सख्त संदेश लिखा था भाई, हमारे यहाँ यही लिखा, सख्त संदेश दिया। डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान, ईरान के राष्ट्रपति को सख्त संदेश दिया हमारे मोदी जी ने। खूब डंका बजा, मजा आया लोगों को। हमने कार्यक्रम भी किया था। और उन्हीं के, सोचिए, एंकर कह रहे हैं मजा आ रहा है नरेंद्र जी, और पब्लिक कह रही है, पब्लिक उसी टाइमलाइन पे जाकर के मोदी जी को, कि मोदी जी आईने में अपने आप को देखो। उसी टाइमलाइन पर 12 घंटा बमुश्किल बीता होगा। मैं टाइम एग्जैक्ट देखूंगा तो घंटा भी एग्जैक्ट जोड़ दूंगा। वो अभी हेमंत भाई जब तक मैं इंट्रो कर रहा हूं तब तक घंटा जोड़ भी ले। 12 घंटा मुश्किल से मुझे लगता है बीता होगा। 12 घंटे के भीतर ईरान के राष्ट्रपति ने हमारे वाले मोदी का पूरा 100% सच बता दिया। असली सच जो था वो बता दिया। पूरा खर्रा लिख दिया, खर्रा। बहुत लोग खर्रा मैंने लिखा तो हेमंत भाई ने कहा कि बहुत लोग खर्रा नहीं जानते होंगे, ये शब्द ही नहीं समझेंगे। हो सकता है कुछ हिस्से में समझते हो, यूपी बिहार में समझते हैं लोग खर्रा। खर्रा का अगर आप जाएंगे, सर्च करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नोट। इसका मतलब होता है जो है बनाते हैं ना योजनाबद्ध, एक नोटिंग होती है, वो सब। तो ये योजनाबद्ध इसीलिए मैंने खर्रा लिखा है कि अगर इस शब्द का आशय वहां पर फिट किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त फिट होगा। खर्रा लिखा। मोदी जी ने कितने लिखे थे? 5 वाक्य, 5 लाइन लिखी थी। उसी 5 लाइन के पीछे छिप करके पालतू गोदी जो है वो डंका बजा रहे थे। और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से पता है कितना लिखा गया? हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए भैया, स्क्रॉल करवाना पड़ा। किस्तों में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसीलिए मैंने कहा खर्रा लिखा। खर्रा होता है ना पूरा का पूरा, एक लंबी नोटिंग होती है योजना, वो होता है। पूरा खर्रा लिख के रख दिया। अब मैं आता हूं सीधे उसी खर्रे पे। भैया पहले मोदी जी का ट्वीट दिखा दो एक बार आप। मोदी जी वाला ट्वीट दिखा दो। मोदी जी का ट्वीट आपके सामने आ गया है। इसमें देखिए लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान, और उनको ईद की शुभकामनाएं दी, नौरोज की ग्रीटिंग्स दी। और सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा? कंडेम्ड अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन व्हिच थ्रेटन्ड रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। निंदा की जो है क्रिटिकल इंफ्रा पर जो अटैक हो रहा है रीजन में, उस पर। इसमें स्पष्ट नहीं है कि ईरान जो हमले कर रहा है। देखिए यहाँ पे मोदी जी ने ये भी लिखा, लेकिन इसमें ये भी क्लियर नहीं किया कि जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमले कर रहा है ईरान के क्रिटिकल इंफ्रा पर, उसकी निंदा की, या जो ईरान कर रहा है बाकी देशों पर, उसकी निंदा की। ये भी नहीं बताया है साहब अपने वाले। अब इसके बाद मैं सीधा आज इसी समय हेमंत भाई के हवाले करता हूं पूरा ये मंच। अब ये हटा दीजिए, बस उतने दिखाना था। मोदी जी ने का डंका, ये 5 लाइन की बात थी, हो गई। अब जरा लाइए अगला ट्वीट। ये है पूरी बातचीत का, जो बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई। मोदी जी ने 5 लाइन में छुट्टी कर ली। ईरान इन इंडिया।
यहाँ पर ईरान की तरफ से ऑफिशियल ये इतना लंबा खर्रा लिखा है कि आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है जो फोन पर जितनी बातचीत हुई है उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट ही लिख दिया है। शायद इसको पढ़ने में जितना टाइम लगे उससे कम में मोदी जी फोन रख दिए होंगे। जब जो जो बातें पेजेस्कियान ने कही है उसके बाद फोन जल्दी ही रखे होंगे। मैं हेमंत भाई से कहूंगा ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में है, अगर इसका हिंदी रूपांतरण बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सारे दर्शकों के लिए। और अब जरा बताइए क्या लिखा है इसमें और मोदी जी का सच क्या है, जरा खोलिए एक एक लाइन। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 4:05 का ट्वीट आपने बता दिया मोदी जी का कल शाम को कि उन्होंने बातचीत की और डंका बजाया और ये सारा। ये जो आपके सामने है ईरान इन इंडिया, ये ईरान एम्बेसी का ऑफिशियल हैंडल है और इसने शाम को ठीक 7:01 पे यानी कि 2 घंटे 56 मिनट बाद, जैसा आपने कहा, बिल्कुल पूरी के पूरे जो बातचीत हुई है उसकी ट्रांसक्रिप्ट रख के निकाल के रख दी कि ये बातचीत हुई है। अंग्रेजी में है ये, मैं हिंदी में इसका अनुवादन साथ साथ ताकि समय बचेगा और सेकंड पार्ट में इसका एनालिसिस भी बताऊंगा कि इसके मायने क्या है। तो मोदी जी ने जो था, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सेफ डॉटेड लाइंस पे खेलना, वो 5 लाइन लिख के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, डंका बजा दिया, बधाई दे दी नवरोज की, ईद की और छुट्टी कर ली। अब डॉक्टर पेजेस्कियान ने जो कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण, मैं एक एक शब्द का ट्रांसलेट बताता जाऊंगा और आगे बढ़ा दीजिएगा इसको। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेस्कियान ने शनिवार 21 मार्च 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अमेरिका और जायनी शासन यानी कि इजरायली शासन द्वारा ईरान के खिलाफ जारी सैन्य हमलों के मद्देनजर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर राष्ट्रपति ने अमेरिका और जायनी शासन द्वारा किए गए हमलों, गैर कानूनी आक्रमणों और अपराधों के व्यापक दायरे को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने बिना किसी औचित्य, तर्क या कानूनी आधार के चल रही परमाणु वार्ता के दौरान ईरान पर सैन्य हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और कई निहत्थे नागरिकों, जिनमें निर्दोष स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, की शहादत हुई। साथ ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने आगे कहा कि अमेरिका ने पड़ोसी देशों में स्थित सैन्य ठिकानों से मिनाब के स्कूल को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 168 निर्दोष स्कूली बच्चों की दुखद शहादत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को खारिज करते हुए कि सैन्य आक्रमण का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था, यह बहुत महत्वपूर्ण आशीष भाई। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने इस बात पर जोर दिया, कोट, कि सर्वोच्च नेता की उपस्थिति में हुई कई बैठकों में इस्लामिक क्रांति के दिवंगत नेता ने परमाणु हथियारों का कड़ा विरोध किया था, यानी कि खामनेई साहब ने, और उनके विकास की दिशा में किसी भी कदम को प्रतिबंधित करने वाले प्रशासनिक और धार्मिक दोनों दिशा निर्देश जारी किए थे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राष्ट्रपति। ये फतवा दिया था, आपको ध्यान होगा, खामनेई ने, अगेंस्ट एटॉमिक वेपन्स। ये उसका जिक्र कर रहे हैं। ये पहली बार सामने आया है, राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने प्रशासनिक और धार्मिक दोनों निर्देश दिए थे, खामनेई साहब ने। अब क्या कहते हैं राष्ट्रपति? उन्होंने ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव का स्रोत बताने वाले अमेरिकी आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि लेबनान, गाजा, ईरान, इराक, कतर और अन्य जगहों पर हमले और हत्याएं इजराइल द्वारा की जाती हैं, जो सुरक्षा और शांति बनाए रखने के बहाने इन कार्यों को उचित ठहराता है, जबकि वास्तव में वह पूरे क्षेत्र में अशांति और संघर्ष को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के सत्यापन और निगरानी की स्वीकृति के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के इतर सभी विश्व नेताओं के साथ टेलीफोन और आमने सामने की बातचीत में शामिल होने की निरंतर तत्परता को दोहराया, यानी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये किसको कह रहे हैं? मोदी को। उन्होंने ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों को अत्यंत अमानवीय और अनैतिक बताया और उनकी कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया के देशों से मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य विदेशी हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि क्षेत्र में युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल द्वारा आक्रामकता का तत्काल समापन और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने की गारंटी आवश्यक है। और अब आशीष भाई, ये जो आखिरी पैरा है रेफरिंग टू इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पैरा है, इसको बोल्ड भी करवा दीजिएगा अगर संभव हो तो।
उन्होंने क्या कहा है, रेफरिंग टू इंडिया रोटेटिंग ब्रिक्स की रोटेटिंग अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए पेजेस्कियन ने समूह से यानी कि ब्रिक्स से ईरान के विरुद्ध आक्रामकता को रोकने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता की रक्षा में स्वतंत्र भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिस बात को मोदी जी बिल्कुल हजम कर गए थे, जिसका वो नाम नहीं लेते प्रेसिडेंट होते हुए भी, उसका उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा केवल इन 2 लाइनों में खोल दिया कि ब्रिक्स के बारे में राष्ट्रपति ने क्या कहा, और मोदी जी उस पूरे मामले को यूं का यूं हजम कर गए। ब्रिक्स का तो भारत में कोई नाम ही लेवा नहीं है। अब इस पूरी बातचीत का आप इसको एनालाइज कीजिएगा। ठीक, एक तरफ मोदी 5 लाइन में डंका बजाया, बिल्कुल सेफ खेले, कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप से बाहर ना ये बताया कि किसने अतिक्रमण किया, किसने नहीं किया, कौन हमलावर है, कुछ नहीं किया। ईद की बधाई, नवरोज की बधाई, क्षेत्रीय शांति, फला, जो प्रवचन होते हैं, प्रवचन कहते हैं उसको, ट्वीट नहीं कहते उसको, खबर भी नहीं कहते, और उसको ब्रीफिंग भी नहीं कहते। अब इसको एनालाइज कीजिए, और एनालाइज भी बिल्कुल प्रोफेशनली डिप्लोमेटिकली कीजिए। भारत की ओर से जारी बयान में दोषारोपण करने की बजाय युद्ध से होने वाली बाधाओं को कम करने पर जोर दिया गया। ठीक, न्यूट्रल सेंटेंस कोई नहीं। आशीष और हेमंत अत्री लड़ रहे हैं, कोई आया उसने कहा ना भाई साहब लड़ना ठीक बात नहीं होती, ये है वो, प्रवचन दो, ज्ञान दो। ठीक, ना आपकी तरफ ना मेरी तरफ। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले की निंदा करते हुए नई दिल्ली ने जानबूझकर एक अस्पष्ट रुख अपनाया। महत्वपूर्ण ढांचा किसका? ईरान का, इजराइल का, मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का, किसका? गोल 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 एक अस्पष्ट रुख अपनाया। ऐसा रुख जो ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों और क्षेत्रीय ऊर्जा संपत्तियों पर ईरान से जुड़े हमलों पर भी समान रूप से लागू हो सकता है। आप कहोगे मेरी तरफ बोला, मैं कहूंगा मेरी तरफ बोला, अगले ने कुछ बोला ही नहीं, अगले ने न्यूट्रल गियर में गाड़ी लगा दी। भारत द्वारा फ्री नेविगेशन पर जोर देने से ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी ढंग से बंद करने पर चिंता व्यक्त की गई, लेकिन तेहरान से टकराव नहीं किया गया। फ्री नेविगेशन की बात मोदी ने की, उसके अलावा कुछ नहीं। फ्री नेविगेशन होना चाहिए, सभी कहेंगे भाई साहब होना ही चाहिए फ्री नेविगेशन, तो इंटरनेशनल चीजें हैं वो तो वहां भी ईरान के ऊपर हमलावर नहीं हुए। न्यूट्रल सेंटेंस यह है। आशीष भाई क्या है, इसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट डिप्लोमेसी। पहले तो इजराइल के गोदी में बैठे हुए थे, अब वहां से धीरे से बिना बताए हल्का सा शिफ्ट होने की कोशिश है, प्रेम जताने की कोशिश है। इसको जोखिम प्रबंधन कूटनीति कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह की रक्षा करना, उलझनों से बचना और अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलोचना से बचकर सेलेक्टिव न्यूट्रलिटी बनाए रखना, चुनिंदा तटस्थता जिसको आप कहते हैं कि मैं चित्रांश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन हमले से बचना चाहिए। किसको? आशीष को नहीं, दोनों को। वो क्रांतिकारी मोदी जी का भाषण होता है, आपको पता है। चुनिंदा तटस्थता बनाए रखना, जिसमें आक्रामकता शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल न करना भी शामिल है। बहुत डिप्लोमेटिक है मोदी जी का ट्वीट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इसी बातचीत पर ईरान की ओर से जारी बयान का लहजा कहीं अधिक तीखा है आशीष भाई, कहीं अधिक तीखा है। क्या है वो? तेहरान ने इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से ईरान के विरुद्ध अमेरिकी इजराइल की आक्रामकता बताया और भारत पर कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। भारत पर क्यों? क्योंकि आप ब्रिक्स के चेयरमैन हो। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने को ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की वर्तमान भूमिका से जोड़कर राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने प्रभावी रूप से एक सौदेबाजी की स्थिति पेश की है। सौदेबाजी की स्थिति, और वो क्या है? यदि भारत फ्री नेविगेशन चाहता है तो उसे अपनी स्वतंत्र भूमिका का उपयोग करना होगा और उसे अमेरिका इजराइल की आक्रामकताओं को समाप्त करने के लिए दबाव भी डालना होगा। दैट्स व्हाट ही सेड ब्रिक्स वाले ने, लास्ट पैरा जो आपने दिखाया, जो मैंने कहा। तो ये जो विरोधाभास है, जो मोदी कह रहे हैं और जो पेजेस्किन कह रहे हैं, दोनों का विरोधाभास स्पष्ट है। दोनों पक्षों ने एक ही बातचीत का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया है। भारत ने सावधानी पूर्वक संतुलन बनाए रखना और अपनी ऊर्जा जीवन रेखाओं की रक्षा करने के लिए तेहरान से केवल उतना ही संवाद किया जितना आवश्यक माना जा सकता है। ये 3 शब्द। ईरान ने अपनी ओर से भारत को याद दिलाया कि ये जीवन रेखाएं अब ईरान नियंत्रित चौक पॉइंट से होकर के गुजरती हैं, हॉर्मुज से होकर गुजरती हैं,
और इस प्रकार तेहरान की सद्भावना पर निर्भर है फ्री नेविगेशन। बिल्कुल साफ कह दिया उसने। यह वास्तविकता मोदी के नेतान्याहू के साथ जो लौह गठबंधन है, आयरन अलायंस, और विदेश नीति में सूक्ष्म रूप से अमेरिका समर्थक झुकाव को जटिल बना देता है। सरल शब्दों में कहूं तो कॉल की विनम्र भाषा इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि भारत और ईरान अब रणनीतिक साझेदार नहीं है, बल्कि सतर्क भागीदार हैं। भारत और ईरान क्या थे? स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। अब क्या है? कॉशियस पार्टनर हैं, जो तेजी से लेन देन वाले संबंधों की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट विश्लेषण इसका आशीष भाई हो नहीं सकता। बिल्कुल स्पष्ट। आप क्या कह रहे हो? आप न 3 में हो ना 13 में, कुछ नहीं। आप केवल प्रवचन देना चाह रहे हो, ईद का फायदा उठा रहे हो, नवरोज का फायदा उठा रहे हो, एक डिप्लोमेटिक चैनल खोल रहे हो, और तथ्यों को बताने की बजाय छुपाने पर आपका जोर है। 5 लाइन, और ये जो मैंने आपको पढ़ी ये केवल 52 लाइन है, 52। ठीक। ईरान के राष्ट्रपति के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, 24 घंटे युद्ध में फंसे हुए, 23वां दिन है, और हमारे वाले तो बिल्कुल आपको पता है डंके के अलावा कोई काम नहीं करते। फिर भी 5 लाइनों में डंका बजा के रह गए। वहां उसने 52 लाइन लिखी, और एक एक ट्रांसक्रिप्ट, जैसा आपने कहा, कोट एंड कोट सारे का सारा रेफर कर दिया। तो असली बात अब क्या है कि जो ये दोगलापंथी है ना आपकी, क्या आप हो कहीं और दिखना कहीं चाहते हो, वो आपकी मुट्ठी खुल गई। ईरान ने बिल्कुल भारत ने अभी तक, भारत में आपने किसी भी मीडिया में कहीं ये सुना कि ब्रिक्स भी नाम की कोई संगठन है? हजम। और जब ब्रिक्स के चेयरमैन बने थे, जब ब्रिक्स की चेयर आई थी आपके पास 1 साल के लिए, तो देखा था क्या गदर काटा था चाइना के अंदर। मोदी करेंगे नेतृत्व, मोदी करेंगे अगुवाई। कोई 2 लाइन की स्टेटमेंट आई है क्या? समकालीन समय में इससे त्रासदीपूर्ण समय नहीं हो सकता जो अब इजराइल और अमेरिका ने क्रिएट किया है ईरान पर हमला करके। और ब्रिक्स कंप्लीटली अलूफ है। और सोचिए, भारत उसका चेयरमैन है और ईरान उसका रेगुलर मेंबर है, ब्रिक्स का रेगुलर, और ब्रिक्स कहीं नहीं। नाटो के 18 देश आज सुबह बयान जारी कर रहे हैं, वेयर इज ब्रिक्स? ब्रिक्स नोवेयर। क्यों? क्योंकि भारत उसका अध्यक्ष है। ऐसा तो नहीं है कि भारत इररिलेवेंट हो जाएगा ब्रिक्स का अध्यक्ष होते हुए भी। ये तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि भारत के पास चेयर है तो उसका सम्मान किया जाता है रीजनल ग्रुपिंग्स के अंदर, वरना बाकी सारे देश मिलकर बयान जारी कर देंगे, फिर क्या क्या मुंह दिखाओगे आप? ये भी तो सोचिए आप। 23वां दिन है भाई साहब लड़ाई का, वेयर इज ब्रिक्स? ईरान ओपनली क्या कह रहा है कि जो चाइनीज करेंसी के अंदर जहाज तेल लेके जाएंगे उनको कोई नहीं रोकेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि पेट्रो डॉलर गया। जो काम ब्रिक्स नहीं कर पा रहा वो ईरान कर रहा है, और आने वाले समय के संकेत दे रहा है। और भारत कहां है? ईद की, नवरोज की बधाई दे रहा है। ये आपके डंके की असलियत। जब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आई तो आप नाचने लगे उसमें चाइना के अंदर जाकर के, और जब आ गई तो आपके लिए वो एसेट है, लायबिलिटी। ये सारी दुनिया देख रही है कि वेयर इज ब्रिक्स? ब्रिक्स इज नोवेयर। नाटो कल तक लड़ाई में घुसने के लिए मना कर रहा था, आज नाटो के 18 देशों ने बयान जारी कर दिया, 18 देशों ने। ठीक। और ईरान ने उसका भी इलाज कर दिया। जितना बयान उन्होंने जारी किया था ईरान ने उससे बड़ा कर दिया। जो ईरान की एम्बेसी है ना जापान में, अभी मैंने भेजा है, उसको करेंगे चर्चा उसमें भी, तो उसमें उससे ही बड़ा कर दिया उन्होंने खोल करके, ये नाटो कंट्री क्या है, उनकी असलियत बता दी। तो ईरान आशीष भाई किसी को नहीं बख्श रहा है, क्योंकि वो साउंड फुटिंग पे आज की तारीख में है। आप सोचिए, ईरान जैसा देश जो इतने सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, और वो सीधा तान के खड़ा हुआ इनके सामने। आमतौर पे आपने देखा जहां भी अमेरिका लड़ाई में इन्वॉल्व होता है, जिस भी देश पे होता है, वो बेचारे झेलते हैं। पहला देश है भाई साहब पिछले 50 साल के अंदर जो ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों से एक साथ मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये वैसे नहीं कह रहा हूं, कर रहा है, उनके नाक में दम कर दिया है, तो वही मैं कह रहा हूं। तो बेसिकली क्या है, 2 बातें जो आप कहा आपने कि स्टेटमेंट में जो मोदी जी ने लिखा, या मोदी जी का जो अप्रोच है कि हमला नहीं करना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। कौन, किसको नहीं करना चाहिए? दोनों को ना हेमंत भाई, दोनों को नहीं। जैसे ही आप ये पूछ लोगे कि किसको नहीं करना चाहिए हेमंत हमला, किसको नहीं करना चाहिए, तो मोदी जी कहेंगे अब हम जा रहे हैं, दूसरा काम हो गया। दोनों भी नहीं बोल पाएंगे हेमंत भाई, दोनों भी। अगर दोनों बोल दे तो भी चलता है कि हाँ दोनों को नहीं करना चाहिए, आप दोनों मत लड़ो, अपने अपनी जगह जाओ बैठो। होता ना, टीचर कहता दोनों भाई दोनों हटो, चलो अपने अपनी जगह जाओ, अपनी अपनी सीट बैठो। मोदी जी ये भी नहीं बोल सकते हमला नहीं करना चाहिए, बस इतने तक ठीक है, नहीं करना चाहिए। पूछ लो किसको नहीं करना चाहिए, मैं जा रहा हूं, हो गया।
घर जा रहा हूं। दूसरी चीज, मोदी के स्टेटमेंट को और ईरान के स्टेटमेंट को एक बार दर्शक और गौर से देखेंगे। मोदी के स्टेटमेंट में सिर्फ जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने क्या बोला है। ईरान ने लिखा तो उसमें पूरा है कि मोदी ने क्या बोला और हमने क्या बोला, यस सब पूरा। यही होता है स्टेटमेंट की, जो है हम एग्जैक्टली बतावें कि सामने वाले ने हमसे क्या बोला और हमने सामने वाले से क्या बोला। जो आदमी ईमानदारी से बात करता है, जिसके मन में चोर होता है, वो हमेशा अपना वाला। और एक बात और कि प्रवचन करके, आपने कहा ना हेमंत भाई कि प्रवचन करके चलाए, प्रवचन भी ये नहीं किए हैं, प्रवचन ये सुन के आए हैं इस बार। क्योंकि इनका 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 जो प्रवचन था वो 5 लाइन का था, जो इन्होंने बता दिया। जो ये प्रवचन करते हैं वो तो बता देते हैं। इन्होंने 5 लाइन, 51 लाइन में 5 घटा दीजिए, 46 लाइन उधर से आई। अगर लाइन ही गिन ले तो मोटा मोटी हम कर रहे हैं, तो प्रवचन सुन के आए हैं, उसने सुनाया है प्रवचन। और क्यों नहीं सुनाएगा कोई? लोग कहेंगे अपने देश पर सवाल उठा रहे हो आप, या तो फिर जो है ना बिल्कुल अकेले हो जाओ, अलग थलग हो जाओ, तो आपको दुनिया में हम नहीं जोड़ेंगे। बात करोगे वसुधैव कुटुंबकम की। ब्रिक्स की बात आई है, भारत से पहले ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास थी। पिछले साल भी युद्ध हुआ था, पिछले साल भी युद्ध हुआ था, जब जो है उस अमेरिका G7 से लौट के आए ट्रंप और नतांज, फोर्डो और इस्फहान पे बम गिरा दिए। वो युद्ध हुआ था, उस वक्त ब्राजील के पास अध्यक्षता थी, और ब्रिक्स ने आधिकारिक रूप से इजराइल के एग्रेशन की निंदा की थी। ऑफिशियल चेक कर लीजिएगा आप लोग। ब्रिक्स ने, आप तुलना तो इसे होगी ना कि पिछले साल ब्रिक्स ने जब एक छोटा सा युद्ध था, जब ट्रेलर था, तो ट्रेलर की निंदा कर दी ब्रिक्स ने। अब जब पूरी फिल्म आई है तो फिल्म की निंदा करने से ब्रिक्स भाग रहा है, चुप है। क्योंकि ब्रिक्स की अंतर क्या है, बस इतना अंतर आया कि अध्यक्षता ब्राजील से भारत के पास आ गई। आप सोचिए दुनिया में क्या मुंह दिखाओगे? ये एग्जाम्पल जब होते हैं आपके सामने तो क्या मुंह, पिछले साल भी निंदा नहीं होती तो आप मुंह दिखा लेते, क्या मुंह दिखाओगे? युद्ध आज नहीं तो कल खत्म होगा। कम तबाही, ज्यादा तबाही, संपूर्ण तबाही किसी भी स्तर पे जाके खत्म होगा ही, संपूर्ण तबाही पे हो चाहे जिस भी। उसके बाद जब दुनिया भर में बातचीत होगी, आप ब्रिक्स के फोरम में जाओगे, आप क्या मुंह दिखाओगे? हालांकि उसकी तो दिक्कत है ही नहीं, आपको तो खी 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 करके इंजन स्टार्ट कर देना है। ऐसा लगता है इसे इंजन स्टार्ट पहले करते वो सेल्फ फेल हो जाता है ना, तो इंजन देखते कई बार सेल्फ मारो खिर खिर करके बंद हो जाता है। वैसे इंजन स्टार्ट होता है, खी 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 खी। स्टार्ट कर दोगे आप इंजन, आपको फर्क ही नहीं है कि मुंह दिखाने लायक है कि नहीं है। हेमंत भाई, बिल्कुल वही क्या स्थिति, वही क्या मुंह दिखाओगे जब चीन, देखिए कौन कौन है, ब्राजील है, निंदा कर चुका है, चीन है उसमें, रूस है उसमें, चीन और रूस उसके साथ युद्ध में है, ईरान के पक्ष में खड़े हैं। हम कहां खड़े हैं हमको पता ही नहीं है। क्या यही मुंह डंका दिखाओ? है, यही डंके का नया मॉडल है। मैं आपको पहले दिन से क्या कह रहा हूं, आप 3 में नहीं, 13 में नहीं, 23 में नहीं, आप कब गए जब मजाक उड़ा के लड़ रहे हैं ये लोग 3। आप बात कर रहे हो ओमान से, आप बात कर रहे हो मेरे भाई सऊदी अरब से, आप बात कर रहे हो मेरे भाई अमीरात से, आप बात कर रहे हो मलेशिया से। और जैसे ही जब ये सारी हुई कि चीजें जहां बात करनी चाहिए वहां क्यों नहीं करते, अब भी देखिएगा, अब भी नेतन्याहू से बात नहीं की है, अब भी ट्रंप से बात नहीं की है, अब भी पेजेश्किन से ही बात की है। और गए थे नमाज अदा करने और वहां भी रोजे गले पड़ गए। कितना सेफ सा ट्वीट करके भागे थे 5 लाइन का, उस भाई ने 52 लाइन में सब कुछ रेडी कर रख दिया, ब्रिक्स को ले आए। जिस चीज से आप डरना चाह रहे थे, जिस चीज से आप बचना चाह रहे थे, वही तो एक्सपोज किया उन्होंने आपका, या कुछ और किया? आप ब्रिक्स का नाम लेने से डरते हैं और उन्होंने, और अब देखिए मजेदार बात, जयशंकर उससे भी आगे है। जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, वही 2 लाइन लिख के पार, 2 लाइन, स्पोक टू माई गुड फ्रेंड, दैट्स ऑल। मोदी का भी स्पोक टू माई गुड फ्रेंड प्रेसिडेंट, छुट्टी। ये भारत की डिप्लोमेसी, कल तक तो भाई साहब पूरी दुनिया में डंका बजा करता। अमित शाह जी क्या कहा करते, 56 इंची से पूछे बिना दुनिया पत्ता ही पर नहीं मारता, परिंदा ही पर नहीं मारता। अब हालत ये हो गई है कि आप छुपा रहे हो, समय आपके पास है, ईरान तो युद्ध में उलझा हुआ है, बताना आपको चाहिए, बताओ वहां के राष्ट्रपति रहे, और आप 5 लाइन लिख के साइड हो गए, क्योंकि आपका डंका उतने में ही बच जाता है। आप वैसे भी खबर प्लांट कर देते ना उसमें, जो संपादकों के ग्रुप के अंदर जो आता है 11 बजे आपका,
उसमें वैसे करके मोदी ने पेजेशकिन से बात की तो हो गया था खेल। और कल जो आपने हेडिंग दिखाए थे बड़े आपत्तिजनक थे वो, कि मोदी ने लताड़ पिलाई, मोदी ने धमकाया। हाँ हाउ डेयर, हाँ कोई हाँ किसी को धमका सकता है भाई साहब, कोई आप ट्रम्प थोड़ी हो। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में धमकाना, ये रिपोर्टिंग हिंदुस्तान में ही संभव है। वो रात वाले शो में आपने जो दिखाए थे हेडिंग्स, मैं हाँ हैरान हाँ। था उस पे। मोदी ने क्लास लगाई, मोदी ने ये, मोदी हेडमास्टर है क्या? वो ट्रंप की परवाह नहीं कर रहे, वो नेतन्याहू का बंदर बना दिया उन्होंने। भाई आपने जब ये हेमंत भाई जब ये बात आप ले ही आए हो ना, तो फिर आपत्तिजनक बात हो सकती है ये। मोदी, अब मोदी मतलब अगर ये मतलब ये रिजिम, अब तो रिजिम चेंज हो नहीं रहा है। ईरान को 70 साल मोदी और प्रधानमंत्री रहने नहीं है, उसको सख्त संदेश करो आप, भड़काने धमकाने के। उससे बतियाने में 3 बार सोचते हैं, सोचेंगे कि शब्द कौन सा इस्तेमाल हो। जो उसने गति बनाई है ना ट्रंप की और नेतन्याहू की। आप ट्रंप नेतन्याहू के सामने मुंह नहीं खोलते, और जो ट्रंप और नेतन्याहू को उल्टा कर दिया घुमा करके, उसको हड़का दोगे, धमका दोगे। वो धमकाने की स्थिति में है, धमकाने की स्थिति में। उसने पता है क्या बोला है? ट्रंप और नेतन्याहू की का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे हम। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल काबू नहीं आ रहे किसी चीज के, और डर नहीं रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं डर रहे। वो जिस हर चीज का जवाब दे रहे हैं उन्होंने। जो सारी की सारी परिस्थिति, आप एक चीज ऐसी बताइए जिसको उन्होंने इफेक्टिवली जवाब न दिया हो किसी एक घटना का भी। जितने उनके पास सीमित संसाधन है उसके बावजूद भी जितना इफेक्टिवली वो काउंटर कर रहे हैं, इतना समकालीन टाइम समय में नहीं देखा गया किसी का भी। ये मानने की बात है, कोई स्वीकार करे ना। इफेक्टिवली नहीं, मैं तो एक तुलनात्मक रूप से कई कार्यक्रम में कहे, एक कार्यक्रम में तुलनात्मक रूप से, जैसे बच्चे बीच में लाइन खींच करके तुलना करते हैं, 2 पार्ट में तुलना कीजिएगा आप। उसके ऑयल फील्ड पर हमला किया, तो उसने कहां कहां ऑयल फील्ड पर हमला किया? उसने हाइफा तबाह किया, उसने अरामको बंद कर दिया, उसने सऊदी अरब का जो पोर्ट है यानबू पे हमला कर दिया, उसने जो है जो ऑयल बंकरिंग का ठिकाना है यूएई का, उसको तबाह कर दिया, उसने बहरीन का जो है बापको, उस पर हमला कर दिया, उसने कुवैत पे हमला कर दिया, उसने कतर पे हमला कर दिया, सब का वो कर दिया। उसके गैस फील्ड पर जब आपने हमला किया, तो उसने दुनिया के सबसे बड़े गैस हब पर जो है रास लफान पर उसने ऐसा हमला किया कि 5 साल रिपेयरिंग में लगेगा उसको, पहले जैसी स्थिति में लाने में। उसके आप हम लोग की इंटेंसिटी देखिए। आपने उसके नतांज पर हमला किया, नतांज में उसका थोड़ा बहुत मान लिया धूल धक्कड़ उड़ा होगा, नुकसान, रेडिएशन कुछ नहीं हुआ। उसने जो सबसे दुनिया की सेफ सिटी थी इजराइल में, जहां पर परमाणु डिमोना डिमोना का नमूना बना दिया। वहां पर कितनी मौतें हुई हैं अब तक कंफर्मेशन नहीं है, और कई एजेंसियां कहती हैं वहां पर बहुत मौत हुई है, और आईआरजीसी ने कहा भी है कि दर्जनों मारे गए हैं डिमोना में। वहां पर परमाणु संयंत्र है, 1960 से चला रहा है इजराइल। तो आप उसके रिटेलिएशन का की इंटेंसिटी देखिए। सूद ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटा रहा है। कहीं रत्ती भर कसर नहीं है। F-16 भी, अभी दावा है कि F-16 भी मार गिराया है। इजराइल कह रहा है कि नहीं मारा तो है लेकिन गिरा नहीं पाया, हम लौटा लाए। इजराइल तो कुछ नहीं बता रहा है। तो हालात बहुत, मतलब आप अगर तुलना करोगे ना, तो उस तुलना में देखोगे कि ईरान अब वाकई भारी। हम लोग शुरू में परहेज करते थे, लेकिन अभी मुझसे कहना हो तो मुझे भले कोई कह दे कि प्रो ईरान है, ईरान के पक्ष ले रहा हूं, कुछ नहीं। आप दोनों की ताकत देखिए, अमेरिका और इजराइल की घोषित ताकत। अमेरिका इजराइल की घोषित ताकत देखिए। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है, इजराइल सबसे जो है चाक चौबंद जिसके एयर डिफेंस है वो कहा जाता है। उन दोनों छलनी कर दिया, छेद कर दिया है पूरा, ऊपर से नीचे तक छेद। वो फिल्म में एक डायलॉग था, वैसे ही छेद कर दिया है। इतने छेद कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से क्या करना है? आप बताओ। और भारत की रिपोर्टिंग खैर माशाअल्लाह। चलिए इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में, क्योंकि और भी अपडेट्स हैं, और हम हेमंत भाई के साथ अभी फिर आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।